आज बात कर रहे हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक, इस मेथड में क्या देखना है कि किस किस टाइप के वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी वेक्टर है, जो भी हम लोग देखे हैं, को इनिशियल, को लीनियर, को प्लेनर या नॉन को प्लेनर, सारे टाइप के वेक्टर के लिए यह मेथड जो है वह अप्लीकेबल है। ठीक, दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर एडिशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेक्टर। जबकि ग्राफिकल मेथड जो है वह तीन ही टाइप के वेक्टर के लिए था। एक था कोइनिशियल, दूसरा कोलिनियर, तीसरा कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर के लिए ग्राफिकल मेथड यूज हम लोग नहीं करते थे। इस मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस वेक्टर को ऐड करना है उस वेक्टर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लेंगे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस जिस वेक्टर को ऐड करना है उस सारे वेक्टर को फिगर का बना लेना है, सारे वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तीन वेक्टर हुआ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पॉइंट ओ टू पॉइंट ए है, जबकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पॉइंट ओ टू पॉइंट बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड पॉइंट ओ टू पॉइंट सी। मतलब ये तीनों वेक्टर है, तीनों का अपना अपना मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका एंगल कितना है, θ1। एक्स एक्सिस से वेक्टर ए का जो एंगल है वह कितना है, θ1 है। दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ओ बी, इसे सिंपली बी से लिख सकते हैं, और इसका जो एंगल है वह कितना है, θ2, जो कि एक्स एक्सिस से है। उसी तरह तीसरा वेक्टर सी है, जिसका मैग्नीट्यूड ओ सी है, और जिसे हम लोग सिंपली सी से लिखते हैं, और जिसका एंगल θ3 है। इस तीनों वेक्टर को सबसे पहले हम क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 में, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रिजॉल्व द वेक्टर्स अलोंग द रेफरेंस लाइन। जो भी हम वेक्टर लिए हैं उस वेक्टर को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, मतलब उससे उसके कंपोनेंट में तोड़ना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई भी रेफरेंस लाइन जो लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तीनों लाइन में हमें क्या करना है, उस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है। तो हम वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट जो होगा वह ए कॉस θ1 होगा, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट ए साइन θ1। उसी तरह वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट बी कॉस θ2, और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट बी साइन θ2। और दूसरा है, ये लास्ट क्या है, वेक्टर सी, सी का एक्स कंपोनेंट सी कॉस θ3 और इसका वाई कंपोनेंट सी साइन θ3। यहाँ पे देखा ये जाता है कि जिस तरफ थीटा रहता है उधर कॉस लगाते हैं, और उसके अपोजिट साइड जिधर थीटा नहीं रहता है उधर साइन लगाते हैं। जो एक्स एक्सिस पे होता है उस कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पे होता है उसे वाई कंपोनेंट, और जो भी कंपोनेंट जेड एक्सिस पे होगा उसे जेड कंपोनेंट बोलेंगे। फिर क्या करना है, स्टेप 3 में, टेक अलजेब्रिक सम ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली। जो भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आया है सबको अलग अलग, एक्स कंपोनेंट का एक जगह और वाई कंपोनेंट का एक जगह सेपरेटली क्या करना है, सारे कंपोनेंट्स का समेसन ले लेना है। तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, जिसे आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस θ1 प्लस बी एक्स का वैल्यू बी कॉस θ2, फिर क्या है, सी कॉस θ3। यह किसका वैल्यू है, तो थर्ड वाले का वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख लिए कि ए का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जो हुआ वो ए कॉस θ1, ए का वाई कंपोनेंट जो हुआ वो ए साइन θ1। इस तरह से सबका कंपोनेंट निकाल लिए, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और वाई एक्सिस का कंपोनेंट। फिर क्या किए, जितना भी कंपोनेंट था जो एक्स एक्सिस पे था, सारे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स को हम क्या कर लिए, ऐड कर लिए। ए कॉस θ1 प्लस बी कॉस θ2 प्लस सी कॉस θ3। सिमिलरली सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स, जिसे आर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो भी कंपोनेंट्स है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ए वाई का वैल्यू कितना है, ए साइन θ1 प्लस बी साइन θ2 प्लस सी साइन θ3।
ये कंपोनेंट हो गया, जितना भी कंपोनेंट था सबका समेशन हो गया। तो आर एक्स का सेपरेटली आ गया, आर वाई का सेपरेटली आ गया। ये दोनों कंपोनेंट मेरे पास आया, एक आया एक्स एक्सिस पे और दूसरा आया वाई एक्सिस पे। अब स्टेप 4 में क्या करना है हमें? स्टेप 4 में टेक कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स आर एक्स और आर वाई। मेरे पास दो कंपोनेंट्स आया और इस दो कंपोनेंट्स के हेल्प से हम रिजल्टेंट फैक्टर का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आर एक्स और आर वाई इस दोनों के बीच एंगल अगर देखते हैं तो सबसे पहले कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है? एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे, तो दोनों के बीच 90 डिग्री है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए जिसका वैल्यू है आर एक्स और वेक्टर बी जिसका वैल्यू है आर वाई। तो इस दो वेक्टर से दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो एक रिजल्टेंट बनाना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? आर एक्स और बी की जगह पे क्या है? आर वाई। तो हमें क्या करना है? वेक्टर ए की जगह पे आर एक्स का वैल्यू पुट करना है और वेक्टर बी के जगह पे आर वाई का वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने पे क्या होगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एक्स इंटू आर वाई इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या? सिर्फ ये वैल्यू। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अगर फाई मान लेते हैं तो हम इसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना सकते हैं। यह क्या होगा? आर एक्स और ये वैल्यू क्या होगा? आर वाई। ठीक, मेरे पास दो वैल्यू हुआ, आर एक्स और आर वाई, यानी कि वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या रख सकते हैं? वाई कंपोनेंट। तो tan फाई इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स। तो फाइनली फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो यह क्या निकला? मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और जो उसका एंगल होगा वह क्या होगा? फाई इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। हमें आर वाई पता है और आर एक्स पता है। आर वाई क्या है? तो समेशन ऑफ वाई कंपोनेंट। आर एक्स क्या है? समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है जो कि 30 डिग्री एंगल पे है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है जो कि 60 डिग्री एंगल पे है। एक और वेक्टर है वेक्टर सी जो कि वाई एक्सिस पे है। किस पे है? वाई एक्सिस पे। तो मेरे पास कितना वेक्टर हुआ? 3 वेक्टर हुआ, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इस तीनों का एक रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि जिस वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है उस वेक्टर का डायग्राम बनाना है। तो हम डायग्राम बना लिए हैं। उसके बाद क्या करना है? हमें उसका कंपोनेंट तोड़ना है, मतलब उसे रिजॉल्व करना है उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। तो ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर ए कितने एंगल पे है? 30 डिग्री एंगल पे है। एंगल जो है वह एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसलिए इस पे जो भी कंपोनेंट होगा उसके साथ क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। तो ए का एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट ए कॉस 30 डिग्री, ए का वैल्यू 4 है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया? 2√3। यह वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आया। उसी तरह वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पे वेक्टर ए है, इसका वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो वाई एक्सिस के साथ वेक्टर ए का एंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाई का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? ए साइन 30 डिग्री। ए का वैल्यू 4 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या आया? वाई कंपोनेंट 2 आया। फिर क्या करना है? बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2, क्या आया? 1 आया। फिर वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन 60 डिग्री, 2 इंटू √3/2
2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ √3। अब क्या है, एक्स कंपोनेंट निकालना है किसका, सी का। तो वेक्टर सी जो है वह एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का जो x कंपोनेंट होगा वह c cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए c का x कंपोनेंट क्या आया 0, c का y कंपोनेंट क्या होगा c sin 90, 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आया 2 आया। यानी कि क्या है, यहाँ पे वेक्टर c का जो x कंपोनेंट है वो 0 आया, जबकि इसका y कंपोनेंट वही आया जो वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ था। तो जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे होता है तो हम उसका कंपोनेंट नहीं निकालते हैं, क्योंकि जिस एक्सिस पे होगा उसका कंपोनेंट वही रह जाएगा। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा, वो भी पॉजिटिव। अगर कोई वेक्टर निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो इसका वाई कंपोनेंट सिर्फ आएगा। जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वह निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम 2 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए। स्टेप फर्स्ट में क्या, हमें ग्राफ बनाना था, जो भी डायग्राम बनाना था, जो भी वेक्टर दिया हुआ था उसका। सेकेंड स्टेप में क्या था कि हमें उसे रिजॉल्व करना था। तो जो भी वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर ए बी सी, सबका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये निकाल लिए। अब स्टेप 3 में क्या करना है, समेशन करना है। जितना भी एक्स कंपोनेंट है सबको एक जगह, और जितना भी वाई कंपोनेंट है सबका एक जगह पे। तो स्टेप 3 में क्या करना है, आर एक्स यानी एक्स कंपोनेंट, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो ए का एक्स कंपोनेंट 2√3, फिर b का x कंपोनेंट। अब b का x कंपोनेंट जो है वह निगेटिव x एक्सिस पे है। जब निगेटिव x एक्सिस पे होता है तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 - 1 प्लस c का x कंपोनेंट, c का x कंपोनेंट कितना आया था 0। फाइनली क्या आया, टोटल x कंपोनेंट 2√3 - 1, यह मेरा क्या हो गया, x कंपोनेंट हो गया। उसी तरह y कंपोनेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y कंपोनेंट्स ay प्लस by प्लस cy। तो यहाँ पे ay का जो वैल्यू था वह 2 था, जो कि पॉजिटिव y एक्सिस पे था। by का वैल्यू √3 था, ये भी पॉजिटिव y एक्सिस पे था। जबकि cy मतलब y का जो भी c कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर c का y कंपोनेंट, यह क्या था, निगेटिव y एक्सिस पे था, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 और -2 ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा √3। अब मेरे पास 2 कंपोनेंट आया, एक x एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग। x एक्सिस के अलॉन्ग जो आया वह क्या आया 2√3 - 1, और जो y एक्सिस के अलॉन्ग आया उसका वैल्यू क्या आया √3 आया। अब ये दोनों कितने डिग्री पे होगा, तो 90 डिग्री पे होगा। क्यों, क्योंकि एक x एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा y एक्सिस पे के अलॉन्ग है। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे। अब इस दोनों वेक्टर को मान करके हमें क्या करना है, एक रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब 90 डिग्री पे हो तो √r(x² प्लस ry²। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, 2√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। 2√3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 - 2ab, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 4, √3 इंटू 1 तो 4√3 आया, प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 आया। ये टोटल कितना आया 16 - 4√3। इसमें से अगर हम 4 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, 4 - √3, तो 4 - √3 बच गया। जो 4 कॉमन लिए थे उसे रूट के बाहर निकाल तो कितना आया 2 आ गया। फाइनली मेरा जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड क्या आया 2 इंटू √4 - √3। हम √3 का वैल्यू पुट करके फिर 4 से माइनस करके ओवरऑल इसका रूट निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो रिजल्टेंट निकाले उसका एंगल निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। हम इसे फाई मान लिए, तो tan फाई क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो tan फाई इक्वल टू ry/rx। ry का वैल्यू कितना है √3/rx का वैल्यू क्या है 2√3 - 1। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो अगर फाई लिखते हैं तो tan इनवर्स √3/2√3 - 1। यह मेरा क्या हो गया, उस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल हो गया, मतलब उस कंपोनेंट का जिसका वैल्यू r है उसका डायरेक्शन दे रहा है। फाई क्या है, डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो मेरे पास
वेक्टर आर जो आया यह क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, तो आर जो है वह समेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, 2√4 माइनस √3, और इसका जो एंगल आया वो क्या आया, tan इनवर्स √3/2 √3 - 1।